ये कहानी भारत के एक प्राचीन गांव नागधाम से शुरू होती है। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जिसे सदियों से नागों का स्थान माना जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक समय था जब इस जगह पर नागों का राज हुआ करता था। उन्हीं में से सबसे शक्तिशाली नाग था नागराज, जिसके पास एक अद्भुत खजाना था। कहते हैं नागराज का खजाना अपार शक्तियों और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। इस खजाने की खोज के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी अब तक सफल नहीं हो पाया था। यह खजाना कहां छिपा है, यह केवल नागराज के वंशज ही जानते थे। मानना था कि नागराज ने अपने खजाने को जादुई सुरक्षा घेरों से घेर दिया था, जिसे कोई साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता था। खजाने की रक्षा करने के लिए नागराज ने अपने कुछ विश्वस्त नागों को तैनात किया था। गांव के युवा वीरेंद्र और उसका दोस्त अर्जुन बचपन से ही इस रहस्यमय खजाने की कहानियां सुनते आ रहे थे। एक दिन वीरेंद्र को अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक प्राचीन मानचित्र मिलता है, जो नागराज के खजाने की ओर इशारा करता था। यह मानचित्र अद्भुत था और यह दिखाता था कि खजाने तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों ने मिलकर खजाने की खोज का प्रण किया। वीरेंद्र के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या नागराज का खजाना सच में है? उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही दम लेगा। लेकिन उसके दादाजी ने उसे चेतावनी दी, यह सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगले दिन वीरेंद्र और अर्जुन ने उस सफर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें और एक पुरानी तलवार ले ली, जो वीरेंद्र के दादाजी ने उसे दी थी। अब उनका उद्देश्य साफ था, नागराज के खजाने की खोज करना। पहला कदम था उस मानचित्र को समझना और खजाने की ओर बढ़ना। वीरेंद्र और अर्जुन अपने सफर की शुरुआत करते हैं। मानचित्र के अनुसार पहला पड़ाव नागधाम के पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्राचीन जंगल था, जिसे गांव वाले कालवन कहते थे। यह जंगल सदियों से वीरान पड़ा था और कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि जंगल में कई प्रकार के अदृश्य खतरे और भयानक जानवर बसे हुए थे, जो किसी को भी निगल सकते थे। सूरज की पहली किरण के साथ वीरेंद्र और अर्जुन ने गांव से विदा ली। रास्ते में अर्जुन ने वीरेंद्र से पूछा, तू सच में सोचता है कि यह खजाना असली होगा? और अगर है भी तो हम इसे खोज पाएंगे? वीरेंद्र ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, भाई, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? इस मानचित्र के अनुसार अगर हम सही रास्ते पर चले तो एक दिन जरूर खजाने तक पहुंचेंगे। जैसे ही वे कालवन के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंडक न मौसम की थी न हवा की। ये एक अजीब डरावनी ऊर्जा से उत्पन्न हो रही थी, जो पूरे जंगल में फैली हुई थी। दोनों ने हिम्मत बांधते हुए जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर घुसते ही हर ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलते चलते वीरेंद्र और अर्जुन को एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर जैसी जगह दिखी। मंदिर के चारों ओर सांपों के चित्र उकरे हुए थे और वहां की दीवारों पर कुछ अजीब संकेत थे, जिन्हें दोनों समझ नहीं पाए। मंदिर के अंदर एक बड़ी मूर्ति थी, जो नागराज की प्रतीत होती थी। वीरेंद्र ने सोचा कि शायद ये नागराज की पूजा का स्थान था। अचानक मंदिर के भीतर से एक आवाज आई, जो इस मार्ग पर आएगा उसे नागराज की शर्तें माननी होंगी। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों डर गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अंदर की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक शिला पर कुछ लिखावट मिली। उस पर लिखा था, पहला कदम वही बढ़ाएगा जो भय को पराजित कर सके। यहां से उनका असली सफर शुरू होता है। उन्हें समझ में आ गया था कि खजाने तक पहुंचने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और हिम्मत की भी जरूरत होगी। वीरेंद्र और अर्जुन ने शिला पर लिखी नागराज की शर्त पढ़ ली थी, पहला कदम वही बढ़ाएगा जो भय को पराजित कर सके। अब यह स्पष्ट था कि उनके सामने जो चुनौती थी वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। वे दोनों डरे हुए थे, पर वापस लौटने का अब कोई विकल्प नहीं था। वीरेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, भाई, हमें डर से नहीं घबराना चाहिए, यही हमारी पहली परीक्षा है। जैसे ही उन्होंने मंदिर से बाहर कदम रखा, पूरा जंगल अचानक से भयानक धुंध में ढक गया। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया, जिससे रास्ता दिखना लगभग असंभव हो गया।
आवाजें और तेज हो गईं और कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उनके पास से गुजर रहा है, लेकिन वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। ये धुंध मानो उन्हें अपने अंदर समा लेना चाहती थी। वीरेंद्र ने अर्जुन से कहा, हमें अपनी राह पर चलते रहना होगा। ये धुंध हमें भटकाने के लिए है। अगर हम डर गए तो ये हमें निगल जाएगी। अर्जुन, जो थोड़ा डरा हुआ था, वीरेंद्र के विश्वास से थोड़ा साहस जुटाने लगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया ताकि धुंध में बिछड़ न जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक धुंध में से एक विशाल छाया उभर कर आई। वो छाया किसी डरावने राक्षस की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसकी हरकतें असाधारण रूप से भयानक थीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने डर के मारे वीरेंद्र का हाथ और कसकर पकड़ लिया। वीरेंद्र को एहसास हो गया कि ये एक भ्रम है, एक मानसिक चुनौती। उसने अर्जुन से कहा, याद रखो, ये सब हमें डराने के लिए है। अगर हम डर गए तो हार जाएंगे। हमें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और ध्यान लगाना होगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने डर पर काबू पाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपने मन को शांत किया, उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर की धुंध कम होने लगी है। वो राक्षसी छाया जो उनकी ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में जंगल पहले की तरह शांत और साफ हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक छोटे से साफ रास्ते पर खड़े थे जो उन्हें जंगल के अगले हिस्से की ओर ले जा रहा था। दोनों ने चैन की सांस ली। वीरेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, हमने अपनी पहली चुनौती पार कर ली। हमें सिर्फ अपने डर को हराना था। अर्जुन ने राहत महसूस की और कहा, तू सही कह रहा था वीरेंद्र। अगर हम डर के आगे झुक जाते तो शायद हम यहीं फंस जाते। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह सफर केवल शारीरिक रूप से कठिन नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कालवन की पहली चुनौती पार करने के बाद वीरेंद्र और अर्जुन को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वे जानते थे कि असली सफर अभी बाकी है। मानचित्र के अनुसार उनका अगला पड़ाव सर्पों का जाल था। कहा जाता था कि यह जगह नागराज के कुछ विश्वस्त नागों द्वारा संरक्षित थी, जो खजाने की ओर जाने वाले रास्ते की रक्षा करते थे। जंगल में थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक विशाल पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर सैकड़ों सर्प मूर्तियां थीं, जो नागराज की प्रतीक मानी जाती थी। वीरेंद्र ने मानचित्र देखा और कहा, यह वही जगह है जहां से खजाने तक जाने का असली रास्ता शुरू होता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। गुफा में प्रवेश करते ही हवा का तापमान एकदम गिर गया। वहां की जमीन ठंडी और फिसलन भरी थी। गुफा के अंदर हर तरफ सांप लहराते दिख रहे थे। इनमें से कुछ सांप असली थे और कुछ मूर्तियां। हर कदम एक नई चुनौती थी, क्योंकि यह पहचानना मुश्किल था कि कौन से सांप जिंदा हैं और कौन से पत्थर के। अचानक गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज आई, जो इस जाल को पार करना चाहेगा उसे सर्पों के सम्राट का सामना करना होगा। यह सुनते ही अर्जुन घबरा गया और कहने लगा, वीरेंद्र, यह जगह बहुत खतरनाक है, यहां से वापस चलें। लेकिन वीरेंद्र ने उसे हिम्मत दी। डरना नहीं अर्जुन, यह हमारी दूसरी चुनौती है। अगर हम हिम्मत हार गए तो कभी खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी समझ से काम लेना होगा। जैसे ही वे गुफा की ओर बढ़े, उन्हें एक विशाल नाग की मूर्ति दिखाई दी। उसके सामने एक प्राचीन धातु का बक्सा रखा था, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वीरेंद्र ने बक्से को ध्यान से देखा और उस पर लिखा हुआ पढ़ा, सर्प सम्राट से मिलना है तो सच्चाई का दामन मत छोड़ो। तभी अचानक चारों ओर से सैकड़ों सांप फुफकारते हुए निकलने लगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वीरेंद्र ने ठंडे दिमाग से सोचा कि इन सांपों से लड़ना संभव नहीं है। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कहा था, सच्चे हृदय से खजाने की खोज करने वालों को सर्पों से डरने की जरूरत नहीं। वीरेंद्र ने अर्जुन से कहा, हमें इन सांपों पर हमला नहीं करना चाहिए। ये हमें तभी नुकसान पहुंचाएंगे जब हम डर या गुस्से में कोई गलती करेंगे। बस शांत रहो। दोनों ने अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहकर सांपों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तलवारें नीचे रख दी और बिना डरे सांपों के बीच से धीरे धीरे गुजरने लगे। कुछ ही पलों में सांपों का फुफकारना बंद हो गया और वे वापस अपनी जगह पर लौट गए। अब उनके सामने असली चुनौती थी सर्प सम्राट की। लेकिन यह चुनौती कैसी होगी, ये तो उन्हें अगले पड़ाव पर ही पता चलेगा। वीरेंद्र और अर्जुन सांपों की पहली चुनौती पार कर चुके थे,
लेकिन अब उनके सामने असली चुनौती थी सर्प सम्राट। जैसे ही वे गुफा के और अंदर बढ़े, गुफा की दीवारें अचानक कांपने लगी और जमीन हिलने लगी। उनकी नजर सामने एक बड़े चबूतरे पर गई, जहां एक विशालकाय नाग बैठा था। वो सर्प सम्राट था, शक्तिशाली और डरावना। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वो वीरेंद्र और अर्जुन की हर हरकत को बारीकी से देख रहा हो। सर्प सम्राट ने अपनी गहरी गंभीर आवाज में कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरे इस पवित्र स्थान पर आए हो? वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम नागराज का खजाना ढूंढने आए हैं। हमारी नीयत नेक है और हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सर्प सम्राट ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, खजाना पाने की चाह हर किसी के दिल में होती है, लेकिन उसे पाने के योग्य बहुत कम होते हैं। अगर तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वीरेंद्र ने सर्प सम्राट की बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या परीक्षा है? सर्प सम्राट ने अपनी कुंडली सीधा करते हुए कहा, तुम दोनों में से केवल एक ही खजाने तक जा सकता है। यह खजाना उसे मिलेगा जो त्याग करना जानता हो और सच्चा साहसी हो। अगर तुम में से कोई एक अपने दोस्त के लिए यह खजाना त्याग सकता है तो वही सच्चा विजेता होगा। यह सुनते ही अर्जुन वीरेंद्र की ओर देखने लगा। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और खजाने की तलाश में साथ निकले थे। लेकिन अब इस कठिन सवाल का सामना करना था, क्या वे एक दूसरे के लिए इस खजाने को त्याग सकते थे? वीरेंद्र ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं इस खजाने को अर्जुन के लिए छोड़ने को तैयार हूं। उसने मेरी हर कदम पर मदद की है और मैं इसे पाना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन ने तुरंत ही वीरेंद्र की बात काटते हुए कहा, नहीं वीरेंद्र, तू इस यात्रा की अगुवाई कर रहा है। इस खजाने को पाने का हक तुझे है। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। सर्प सम्राट दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम स्वार्थी नहीं हो। यही वो परीक्षा थी। नागराज का खजाना पाने के लिए साहस और त्याग दोनों चाहिए। तुम दोनों खजाने के योग्य हो। अचानक सर्प सम्राट ने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर एक चमकीली रोशनी फैल गई। वो धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह पर एक सीढ़ी प्रकट हो गई जो गुफा के और भी अंदर जा रही थी। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों चकित थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब उनके सामने नागराज के खजाने का असली रास्ता खुल चुका था। सर्प सम्राट की परीक्षा सफलतापूर्वक पार करने के बाद वीरेंद्र और अर्जुन सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ने लगे। ये सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं और गुफा के भीतर गहरे अंधेरे में जा रही थीं। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे जानते थे कि अब वे नागराज के खजाने के बेहद करीब थे। जैसे ही वे सीढ़ियों के अंत तक पहुंचे, उनके सामने एक विशाल कमरा खुला। यह कमरा पूरी तरह से सोने, रत्नों और अन्य कीमती धातुओं से भरा हुआ था। चारों ओर चमकती हुई वस्तुएं, शाही सिंहासन और अनगिनत बहुमूल्य खजाने बिखरे हुए थे। परंतु इस खजाने के बीच में एक बेहद अद्भुत चीज थी, एक प्राचीन मणि जो नीली रोशनी बिखेर रही थी। ये मणि इतनी ताकतवर लग रही थी कि उसकी चमक से पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा था। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। वे खजाने के इतने बड़े ढेर के सामने खड़े थे कि कुछ पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। अर्जुन ने कहा, यह तो कल्पना से भी परे है। हम सच में खजाने तक पहुंच गए। वीरेंद्र ने खजाने के बीच रखी उस नीली मणि की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मणि ही शायद नागराज के खजाने की असली ताकत है। इसकी रोशनी अलग ही तरह की है। जैसे ही वे मणि के पास पहुंचे, अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी प्राचीन आत्मा की थी। वो कह रही थी, यह मणि नागराज का सबसे कीमती खजाना है। इसे पाना बहुतों का सपना था, परंतु इसका असली मालिक वही बन सकता है जो इसकी शक्ति का सही उपयोग करे। वीरेंद्र ने मणि की ओर देखा और कहा, हम इसे पाकर क्या करेंगे? यह अद्भुत है, पर इसकी ताकत का सही उपयोग कैसे किया जाए? तभी गुफा के कोने से एक प्राचीन नाग की आकृति प्रकट हुई। ये नागराज की आत्मा थी। उसने कहा, यह मणि केवल खजाना नहीं है, यह ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। जो इसे पाता है वो संसार की भलाई के लिए इसका उपयोग कर सकता है, परंतु अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो यह विनाश का कारण बन सकती है। वीरेंद्र ने सर झुकाकर कहा, हम इसे पाने के योग्य हैं या नहीं,
ये तो आप ही तय कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इस मणि की शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करना है। नागराज की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में स्वार्थ नहीं बल्कि साहस और त्याग है। ये मणि अब तुम्हारी है और इसका उपयोग तभी होगा जब संसार को तुम्हारी जरूरत होगी। इसके बाद मणि ने अचानक एक तेज चमक बिखेरी और वीरेंद्र और अर्जुन के हाथों में आ गई। उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि यह मणि सच में साधारण नहीं थी। इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। अब उनके सामने सवाल था, वे इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे। वीरेंद्र और अर्जुन नागराज की मणि के साथ अपने सफर के अगले चरण की ओर बढ़ने लगे। मणि के हाथ में आते ही वे महसूस कर रहे थे कि उनमें कोई अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए गुफा से बाहर आए और कालवन को पार करके नागधाम वापस लौटने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मणि की शक्ति के साथ चुनौतियां भी उनके सामने आने वाली हैं। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ते में कुछ बदला हुआ है। वातावरण भारी और रहस्यमय लग रहा था। गहराई में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। अर्जुन ने चिंता से वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, यह जगह कुछ अलग लग रही है वीरेंद्र, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो? वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मणि ने हमें शक्ति दी है, लेकिन शायद इससे कुछ और भी जाग गया है। हमें सतर्क रहना होगा। जंगल से बाहर निकलते ही दोनों के सामने अचानक एक विशाल काले बादल जैसा कुछ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि एक अंधकारमय शक्ति थी जिसे नागराज की मणि ने जगाया था। वो बादल धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति नागराज की प्राचीन दुश्मन काल सर्पण की थी, एक शापित नागिन जिसे नागराज ने सदियों पहले पराजित किया था। काल सर्पण की आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, तुम ना समझ मनुष्यों ने मणि की शक्ति को जगा दिया है। अब मैं इसे छीनने आई हूं। यह मणि मुझे नागराज से पहले ही मिल जाना चाहिए थी, लेकिन अब इसे मैं लेकर जाऊंगी। वीरेंद्र ने तलवार थाम ली, लेकिन काल सर्पण की ताकत के आगे वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, वीरेंद्र, यह बहुत शक्तिशाली है, हम इसे कैसे रोकेंगे? वीरेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें मणि की शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन सही तरीके से। अगर इसका उपयोग सही दिशा में किया तो हम इसे पराजित कर सकते हैं। तभी मणि ने अचानक एक चमक पैदा की और दोनों के मन में एक स्पष्ट संदेश भेजा, शक्ति का उपयोग केवल साहस और सच्चाई के लिए करो, तभी इसका सही परिणाम मिलेगा। वीरेंद्र और अर्जुन ने मणि को एक साथ अपने हाथों में थामा और अपनी पूरी ऊर्जा को एकाग्र किया। उन्होंने काल सर्पण के सामने खड़े होकर अपनी हिम्मत और विश्वास को उसके खिलाफ ढाल बना लिया। धीरे धीरे मणि की शक्ति जागी और उसकी नीली रोशनी ने काल सर्पण के अंधकार को भेदना शुरू कर दिया। काल सर्पण ने बहुत कोशिश की, लेकिन मणि की शक्ति के सामने उसकी काली शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगीं। अंततः उसकी आकृति पूरी तरह से भस्म हो गई और उसका प्रतिशोध समाप्त हो गया। वीरेंद्र और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। मणि ने उन्हें शक्ति और ज्ञान दिया था और अब यह स्पष्ट था कि वे शक्ति के सही उपयोगकर्ता बन गए थे। अब वे नागधाम वापस लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार एक नए उद्देश्य के साथ, मणि की शक्ति का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करना। काल सर्पेंट को पराजित करने के बाद वीरेंद्र और अर्जुन ने राहत की सांस ली। अब वे मणि की शक्ति को समझ चुके थे और उसके सही उपयोग की जिम्मेदारी भी समझते थे। उन्होंने तय किया कि वे मणि को लेकर सीधे नागधाम लौटेंगे, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। नागधाम के बुजुर्ग और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञानी ही इस मणि के रहस्यों और इसके सही उपयोग का मार्गदर्शन कर सकते थे। जैसे ही वे नागधाम पहुंचे, वहां के लोग उनकी वापसी को देखकर आश्चर्यचकित थे। वीरेंद्र और अर्जुन की इस कठिन यात्रा के बारे में पहले से ही चर्चा हो चुकी थी, लेकिन उनके सकुशल लौटने की उम्मीद कम थी। गांव के बुजुर्ग और प्रमुख लोग तुरंत उनके पास आए और पूछा, क्या तुमने नागराज का खजाना पाया और क्या तुमने मणि प्राप्त कर ली? वीरेंद्र ने मणि को अपने हाथों में उठाकर कहा, हाँ, ये वही मणि है जिसे पाने के लिए हम कालवन गए थे। लेकिन यह सिर्फ खजाना नहीं है, ये एक महान शक्ति है। हमें इसे बहुत ही सावधानी और समझदारी से उपयोग करना होगा। गांव के प्रधान ने कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है।
ये मणि सदियों से नागधाम की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक रही है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसका उपयोग कहां और कैसे किया जाए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वर्षों से इस मणि की कहानी जानते थे, आगे आए और बोले, ये मणि न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसमें महान ज्ञान छुपा हुआ है। इसे सिर्फ धन या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका एक शाप भी है, जो इसे गलत तरीके से उपयोग करेगा वो खुद इसके विनाश का कारण बनेगा। वीरेंद्र और अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें अब समझ में आ चुका था कि इस मणि के साथ मिली शक्ति कितनी महत्वपूर्ण और खतरनाक है। अर्जुन ने वीरेंद्र से कहा, अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस शक्ति का प्रयोग दुनिया की भलाई के लिए करें। गांव के प्रधान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम सच्चे योद्धा हो। नागराज की मणि अब तुम्हारी देखरेख में है। हमें विश्वास है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। इसके बाद वीरेंद्र और अर्जुन ने मणि को नागधाम के प्राचीन मंदिर में सुरक्षित रख दिया, जहां से वो किसी भी बड़े संकट के समय उपयोग की जा सकेगी। उन्होंने गांव में यह संदेश फैलाया कि मणि की शक्ति केवल तब जागृत की जाएगी जब कोई बड़ा संकट या दुश्मन नागधाम या मानवता पर मंडराएगी। वीरेंद्र और अर्जुन को केवल नागधाम ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मणि की शक्ति उनके पास थी, लेकिन उसका उपयोग बहुत सोच समझकर किया जाना था। नागधाम में शांति का माहौल था। वीरेंद्र और अर्जुन नागराज की मणि के साथ गांव की सुरक्षा के लिए चौकन्ने थे। हालांकि अब तक मणि की शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि गांव में सब कुछ शांत था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक नागधाम के बाहरी क्षेत्र से भयभीत लोग भागते हुए गांव में आए। उनकी आवाज में डर था और वे चिल्ला रहे थे, बचाओ, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वीरेंद्र और अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने उन लोगों से पूछा, क्या हुआ है, कौन सा संकट आ रहा है? लोगों ने घबराते हुए बताया, जंगल के पार एक अज्ञात सेना ने डेरा डाल लिया है। वे जादुई शक्तियों से लैस हैं और उनकी मंशा नागधाम पर हमला करने की है। उनका नेता महाकाल नाम का एक शक्तिशाली जादूगर है, जो हर जगह तबाही मचाता है। उसकी नजर नागराज की मणि पर है। यह सुनते ही वीरेंद्र और अर्जुन चिंतित हो गए। महाकाल का नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इतना पता था कि अगर वो मणि के पीछे है तो उसका इरादा खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने वीरेंद्र से कहा, महाकाल जैसे जादूगर से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उसके पास जादुई शक्तियां हैं, हमें मणि का उपयोग करना होगा। वीरेंद्र ने सोचा और कहा, हाँ, लेकिन मणि का उपयोग सोच समझकर करना होगा। हमें पहले यह जानना होगा कि महाकाल की असली शक्ति क्या है और वो किस तरह का खतरा बन सकता है। वीरेंद्र और अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों और प्रमुख योद्धाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सारी जानकारी दी। सबने यह तय किया कि मणि की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए और अगर महाकाल हमला करता है तो उसे हराने के लिए मणि की शक्ति का उपयोग किया जाएगा। रात को जब गांव सो रहा था, वीरेंद्र और अर्जुन पहरे पर थे। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ महाकाल की सेना ने गांव के बाहर आक्रमण कर दिया। वो जादूगर स्वयं भी अपने सैनिकों के साथ था। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और उसके चारों ओर काले बादलों का घेरा था। महाकाल ने गर्जना करते हुए कहा, नागराज की मणि मुझे सौंप दो, नहीं तो यह गांव तबाह हो जाएगा। वीरेंद्र और अर्जुन ने तलवारें थाम ली और गांव के बाहर उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। वीरेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, महाकाल, नागधाम पर हमला करने की हिम्मत मत करो। यह मणि केवल उसके योग्य है जो इसे भलाई के लिए उपयोग करे। महाकाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं मणि की शक्ति का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी अर्जुन ने मणि को अपने हाथ में थामा और वीरेंद्र से कहा, यह समय है वीरेंद्र, हमें मणि की शक्ति का उपयोग करके महाकाल को रोकना होगा। वीरेंद्र और अर्जुन ने मणि की शक्ति को जागृत किया। मणि से नीली रोशनी निकली और वो सीधा महाकाल की ओर बढ़ी। लेकिन महाकाल ने अपने काले जादू से एक ढाल बना ली थी, जिससे मणि की रोशनी वापस लौट आई। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। वीरेंद्र और अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से मणि का उपयोग किया, लेकिन महाकाल का जादू बहुत प्रबल था। उसने अपने जादुई मंत्रों से मणि की शक्ति को बांधने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र और अर्जुन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस से मणि की ऊर्जा को महाकाल के जादू से लड़ने में लगा दिया। अंत में मणि की नीली रोशनी इतनी प्रबल हो गई कि महाकाल की काली शक्तियां टूटने लगी। उसकी ढाल फट गई
और वो अपने ही जादू में फंसकर धूल में मिल गया। महाकाल की सेना भी बिखर गई और नागधाम से संकट का बादल छंट गया। वीरेंद्र और अर्जुन ने मिलकर नागधाम को एक बड़े से संकट से बचा लिया था। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और वीरेंद्र और अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। लेकिन वीरेंद्र जानता था कि यह आखिरी चुनौती नहीं थी। मणि की शक्ति ने उन्हें महाकाल से बचा लिया, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होगा जब वे हमेशा इसके साथ जिम्मेदारी निभाएंगे। महाकाल की पराजय के बाद नागधाम में शांति लौट आई। वीरेंद्र और अर्जुन ने अपने साहस और मणि की शक्ति का सही उपयोग करके गांव की सुरक्षा की। गांव वाले उनके प्रति अत्यंत आभारी थे और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन वीरेंद्र और अर्जुन के लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वे जानते थे कि मणि के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा था, जिसे समझना और सुलझाना अभी बाकी था। एक दिन वीरेंद्र और अर्जुन ने तय किया कि वे मणि की शक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने मणि को सुरक्षित मंदिर में रखा और उसके साथ जुड़े प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। ग्रंथों में उन्हें पता चला कि मणि एक प्राचीन शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है, जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए उपयोगी है। ये ऊर्जा असल में दोहरी प्रकृति की होती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा मानवता की रक्षा करती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा विनाशकारी होती है। वीरेंद्र ने कहा, हमने मणि की सकारात्मक ऊर्जा को ही महसूस किया है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो। अर्जुन ने सुझाव दिया, हमें मणि की शक्ति को एक सुरक्षित स्थान पर रखना होगा, जहां से इसकी शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए ही उपयोग की जा सके। इसके बाद वीरेंद्र और अर्जुन ने मणि के बारे में और अधिक गहन अध्ययन किया और अंत में एक ऐसा सुरक्षित स्थान खोजा जहां मणि को रखा जा सके। यह स्थान एक प्राचीन गुफा में था, जो केवल उन लोगों द्वारा पहुंचने योग्य था जिनकी नीयत पूरी तरह से नेक थी। वे मणि को उस गुफा में ले गए और उसे एक सुरक्षित तस्वीर के पीछे छुपा दिया, जो एक शक्तिशाली जादू से संरक्षित थी। इस स्थान पर केवल वीरेंद्र और अर्जुन की तरह ही सच्चे हृदय वाले लोग ही पहुंच सकते थे। गांव के बुजुर्गों ने उनकी इस कार्यवाही की सराहना की और कहा, तुम दोनों ने मणि की शक्ति का सही उपयोग किया और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को निभाया। अब ये मणि हमारे समुदाय की रक्षा करेगी और तुम दोनों ने जो किया वो अमूल्य है। वीरेंद्र और अर्जुन ने अंततः अपने सफर को समाप्त किया और नागधाम के संरक्षक बन गए। उन्होंने अपनी यात्रा से सीखा कि शक्ति का उपयोग सच्चाई और निष्ठा से किया जाना चाहिए और इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उनकी कहानी नागधाम में पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी और वे एक अद्वितीय उदाहरण बनेंगे कि कैसे साहस, मित्रता और नेक इरादे से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। और इस तरह वीरेंद्र और अर्जुन की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनकी सच्चाई और साहस की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।